गुड इवनिंग फ्रेंड। देखिए आज जो है बायोलॉजी क्लास 12th का कराने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ऑब्जेक्टिव यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी व निर्मल सर। ये जो है बिहार बोर्ड CBSE नीट मेडिकल BCECE TGT PGT में काम आएंगे। ठीक है, टीचर के लिए भी पढ़ सकते हैं TGT PGT के लिए। कि पहला क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। ए में है कैलोग्राफी, बी में है मनोजीव विज्ञान, सी में है बायोग्राफी, डी में है डेमोग्राफी। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, ऑप्शन डी। अब इसमें जनसंख्या जब आया है तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? ए में है प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आयु ज़्यादा हो जाएगी, जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। ठीक है, इसका डिफिनेशन देखिए। डिफिनेशन है कि जनसंख्या अधिक होने से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, न्यूट्रिशन और जीवन स्तर में गिरावट आती है। इससे औसत जीवन प्रत्याशा कम हो जा सकती है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी। ठीक है, 3 नंबर में आइए। 3 नंबर में कह रहा है एक स्पर्मेटिड से कितने शुक्राणु बनते हैं? एक स्पर्मेटिड से कितने शुक्राणु बनते हैं? ए में है 1 शुक्राणु, बी में है 2 शुक्राणु, सी में है 4 शुक्राणु, डी में है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर जो है 1 हो जाएगा। एक स्पर्मेटिड से 1 शुक्राणु बनते हैं। 4 नंबर में आइए। प्रसव को प्रेरित करने हेतु चिकित्सक क्या इंजेक्ट करते हैं? मतलब प्रसव को प्रेरित करने के लिए चिकित्सक जो है क्या इंजेक्ट करते हैं? ऑक्सीटोसिन, बी में प्रोजेस्टेरोन, सी में LH, डी में FSH। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अब देखिए निषेचन कहाँ होता है? 5 नंबर में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कहाँ होता है? ए में है ग्रीवा, बी में है गर्भाशय, सी में है अंडवाहिनी के किसी भी भाग में, डी में है अंडवाहिनी के एम्पुलरी रीजन में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी सही आंसर होगा, अंडवाहिनी के एम्पुलरी रीजन में। ठीक है, इसका डिफिनेशन देखिए क्या है। निषेचन फर्टिलाइजेशन आमतौर पर महिला प्रजनन तंत्र के फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में होता है। जब पुरुष का शुक्राणु स्पर्म महिला के अंडाणु ओवम से मिलता है तो निषेचन कहलाता है। निषेचन होता है जिससे जायगोट बनता है। इसके बाद जायगोट गर्भाशय यूटेरस में जाकर आरोपण करता है, जिससे भ्रूण एम्ब्रियो का विकास होता है। ठीक है, अब आइए 6 नंबर में। बर्थोलिन की ग्रंथि होती है। ए में है वास डिफरेंस के किनारों पर, योनि के किनारों पर, पक्षियों की पूंछ पर, उभयचरों के सिर पर। इसका सही आंसर हो जाएगा योनि के किनारों पर। बार्थोलिन की ग्रंथि योनि के किनारों पर होते हैं। अब आइए 7 नंबर में। विरिसन कोष रहता है। विरिसन कोष रहता है वक्ष गुहा में, बी में है उदर गुहा के अंदर, सी में है उदर गुहा के बाहर, डी में है अंडाशय में। इसका सही आंसर हो जाएगा उदर गुहा के अंदर वृषण स्थित होते हैं, वृषण कोष। 8 नंबर में ही सर्टोली कोशिका पाया जाता है। सर्टोली कोशिका पाया जाता है वृषण में, अधिवृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वृषण में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9 नंबर में आइए। निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? ए में है एक्टोडर्म, बी में है एंडोडर्म, सी में है मेसोडर्म, डी में इनमें से सभी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी कि क्या कह रहा है त्वचा क्या बनाती है? त्वचा जो है एक्टोडर्म बनाती है।
त्वचा नहीं, त्वचा जो है ये बनाती है। ठीक है, ये होगा आंसर इसका। 10 नंबर में आइए। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति ए में है अंडाशय, बी में वृषण, सी में लिवर, डी में है अमाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा वृषण से। नर हार्मोन है तो वृषण होगा, ऑप्शन बी होगा सही। 11 नंबर में निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है, यानी कि कोई एक पुरुष में पाया जाता है। ए में गर्भाशय, गर्भाशय किस में पाया जाता है? फीमेल में। भग, ये भी फीमेल में। लेबिया मेजोरा, ये भी फीमेल में। कॉपर ग्रंथि मेल में। तब को क्या कर रहा है? पुरुष में, तो पुरुष में कॉपर ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, शुक्राणु के मध्य भाग, शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है। ए में है केंद्रक, बी में है सेंट्रियोल, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया, डी में है एक्सोनिम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। 13 में ग्राफियन पुटक पाया जाता है। ये देखिए नीट 2022 में पूछा है। ग्राफियन पुटक पाया जाता है नर मानव के वृषण में, पौधों के अंडाशय में, सी में मानव यकृत में, डी में मादा मानव के अंडाशय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राफियन पुटक मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी। आइए 14 नंबर, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? यानी कि शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? ए में एक्रोसोम, बी में मध्य भाग, सी में शीर्ष, डी में पूंछ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शुक्राणु का संचलन पूंछ में होता है, पूंछ के द्वारा होता है। 15 नंबर में आइए, हीमोकोरियल अपरा प्लेसेंटा जिसको कहते हैं, निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? यानी कि प्लेसेंटा, हीमोकोरियल अपरा प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? बिल्ली में, कुत्ता में, मानव में, घोड़ा में। तो ये हो जाएगा हीमो। देखिए यहाँ पे है हीमो, हीमो मतलब ह्यूमन, ह्यूमन। तो ये ह्यूमन इसमें है, हाँ मानव है तो मानव हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित हैप्लॉइड संरचना है? ए में है युग्मनज, बी में है अंडाशय, सी में है युग्मज, डी में है बी और सी दोनों। तो देखिए हैप्लॉइड जो है अंडाणु युग्मक, यानी कि बी प्लस सी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, अंडाणु और युग्मक। 17 नंबर, अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इसका सही आंसर होगा ए, LH हार्मोन के प्रयास से संभव हो सकता है। इसका डिफिनेशन देख लीजिए। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अंडोत्सर्जन ओवुलेशन मुख्य रूप से LH हार्मोन के बढ़ने के कारण होता है। हालांकि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अंडाणु के विकास में मदद करता है, यानी कि अंडाणु के विकास में मदद करता है। एस्ट्रोजन इसके परिपक्वन होने में सहायता करता है। ठीक है, परिपक्वन होने में सहायता करता है। लेकिन अंडोत्सर्जन सीधे LH हार्मोन के अचानक बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? ए, LH। 18 नंबर में ग्राफियन पुटी की वृद्धि तथा परिपक्वन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा नियंत्रित? FSH LH, FSH LTH, ACTH LH, GH ADH। देखिए FSH और LH हार्मोन के नियंत्रण से होता है। ग्राफियन पुटी की वृद्धि तथा परिपक्वन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? FSH और LH के द्वारा नियंत्रित होता है।
19 में आइए। कहता है निषेचन के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? निषेचन के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? HCG हार्मोन होता है, ऑप्शन डी। LH, प्रोजेस्टेरोन, FSH ये सब तो ऊपर पढ़ लिए हैं, तो ये बचा है HCG हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन, HCG कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद गर्भाशय प्रेगनेंसी में बनने लगता है। यह हार्मोन निषेचित अंडाणु जाइगोट के गर्भाशय में आरोपित के बाद प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में HCG की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, अब आइए 20 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के अंतःस्तर में प्रत्यारोपित होता है? एक में है घोसला, बी में है गैस्ट्रेला, सी में है युग्मनज, डी में है ब्लास्टोसिस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ब्लास्टोसिस्ट। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, देखिए नीट एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, नीट एग्जाम में पूछा है। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एलेंटियोस में, एमनियोटिक गुहा में, फुफ्फुस गुहा में, पेरिटोनियल गुहा में। इसका सही आंसर हो जाएगा एमनियोटिक गुहा में। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। सी, स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने को क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पर्मिएशन, यानी कि सी आंसर होगा। गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमीट निर्माण को, ए में है गेमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा गेमेटोजेनेसिस। गैमीट के निर्माण को गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। भाई 24 नंबर कहता है ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? नीट एग्जाम में ये भी पूछा है। ए में मनुष्य में, बी में बंदर में, सी में चिंपैंजी में, डी में इनमें से सभी में। इसका सही आंसर हो जाएगा सब में, यानी कि तीनों में होते हैं ऋतुस्राव। ठीक है, इसलिए डी आंसर होगा। मादा जंतु कहता है मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, किसमें मध चक्र होता है? किसमें? बंदर में, मनुष्य में, ए और बी दोनों में, डी में गाय में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गाय में, कौ में। देखिए इसका है मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है केंद्रक द्वारा, बी में लाइसोसोम द्वारा, सी में गोल्गी निकाय द्वारा, गोल्गी एपेटस, डी में अंतःप्रद्रव्यी जलिका द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गोल्गी निकाय द्वारा। ठीक है, देखिए गोल्जी निकाय द्वारा मानव शुक्राणु स्पर्म के एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी निकाय के द्वारा होता है। एक्रोसोम शुक्राणु के सिर यानी कि हेड पर स्थित एक कैप जैसी संरचना होती है, यानी कि सिर पे कैप जैसी संरचना होती है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो निषेचन के दौरान अंडाणु की बाहरी झिल्ली जोना पेलुफाइडा को भेदने में मदद करता है। यह गोल्जी निकाय के संशोधन से बनता है, इसलिए इसे गोल्जी वेसिकल्स या अपव्ययी उत्पाद गोल्जी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, मनुष्य में अपरा प्लेसेंटा का निर्माण होता है। 2022 के 12th में पूछा था। ए में एमनियोन द्वारा, एलेंट्रॉयस द्वारा, कोरियोन द्वारा, जरायु जिसको कहते हैं, कोरियोन तथा एलेंट्रॉयस द्वारा। इसका हो जाएगा सी, कोरियोन द्वारा या जरायु द्वारा। ठीक है, यहाँ पे सी होगा। 28 में निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित डिप्लॉयड है, यानी कि 2n होता है? ए में है अंडाणु, ए में है अंडाणु, बी में शुक्राणु स्पर्म ओवम स्पर्म, सी में है जाइगोट युग्मनज, डी में इन सभी। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जाइगोट युग्मनज, ऑप्शन सी। देखिए इसका डिफिनेशन, अंडाणु ओवम और शुक्राणु स्पर्म दोनों एकल गुणसूत्रीय हैप्लॉइड एन होते हैं क्योंकि इसका निर्माण मियोटिक विभाजन यानी मियोसिस द्वारा होता है। इसका विभाजन मियोसिस द्वारा होता है। युग्मनज जाइगोट निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और यह द्विगुणित डिप्लॉयड 2n होता है, यानी कि 2n होता है क्योंकि इसमें माता पिता दोनों के गुणसूत्र होते हैं।
यानी कि माता और पिता दोनों गुणसूत्र रहते हैं, इसलिए युग्मनज एक द्विगुणित संरचना होती है। ठीक है। आरोपण से पहले भ्रूण को पोषण मिलता है। इम्प्लांटेशन, आरोपण से पहले भ्रूण को पोषण मिलता है। ओवरी से, अंडवाहिनी से, गर्भाशय के स्रावन से, अपने ही यौल्क से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गर्भाशय के स्रावन से। 30 नंबर नहीं है। मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किसमें होता है? ए में है ब्रिसन, बी में है भास डिफरेंशिया, सी में है एपिडिडाइमिस, डी में है स्पर्मेटिड कॉर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा एपिडिडाइमिस। ठीक है, सी। अब आइए एक व्याख्या में देखिए। एपिडिडाइमिस पुरुष प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा है जो ब्रिसन के ऊपर स्थित होता है, यानी कि टेस्टिस के ऊपर स्थित होता है। यह शुक्राणुओं को संग्रहित स्टोरेज करता है और उसके परिपक्वन मैच्योरेशन और पोषण न्यूट्रीमेंट में मदद करता है, यानी पोषण में मदद करता है। यह शुक्राणु गतिशीलता, मोटिलिटी और निषेचन क्षमता, फर्टिलाइजिंग एबिलिटी विकसित करता है। इसलिए एपिडिडाइमिस शुक्राणुओं के संग्रहण और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संग्रहण और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर एपिडिडाइमिस होगा, सी आंसर होगा। भाई, परिवार नियोजन के लिए भास डिफरेंस को काटकर बांधने की विधि को क्या कहते हैं? काट के बांधने की विधि क्या कहते हैं? ए में ट्यूबेक्टोमी, ओवरेक्टोमी, वेसेक्टोमी, कैस्ट्रेक्टोमी। इसका सही आंसर हो जाएगा वेसेक्टोमी, सी। भास डिफरेंसिया को काट करके बांध देते हैं तो उसी को वेसेक्टोमी कहते हैं। देखिए, इसको भी देख लीजिए। बायोलॉजी ये जो है यूट्यूब चैनल का नाम है, इस सर्च कीजिएगा तो आ जाता है। व्याख्या। वेसेक्टोमी पुरुषों में परिवार नियोजन की एक अस्थायी विधि है। इस विधि में भास डिफरेंस बीजवाहिनी को काटकर या बांधकर शुक्राणुओं के प्रवाह को रोक दिया जाता है, जिससे पुरुष अस्थायी रूप से फर्टिलाइजेशन करने में अक्षम हो जाते हैं। अन्य विकल्पों में व्याख्या देखिए। ट्यूबेक्टोमी जो है यह महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब को बांधने की विधि है। इसमें अंडाणु और शुक्राणु का मिलन न हो सके। ओवरेक्टोमी, यह प्रक्रिया महिलाओं के अंडाशय ओवरी को हटाने के लिए की जाती है। ई। डी में है कैस्ट्रेक्टोमी, यह पुरुषों में वृषण को हटाने की प्रक्रिया है जिससे टेस्टोस्टेरोन उत्पादन रुक जाता है। ठीक है। मानव बीज का पीएच मान कितना होता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मानव बीज का पीएच मान कितना होता है? नीट 2019 में पूछा था। 4.5 से 5.5, 6.5 से 6.8, 7.3 से 7.5, 8.2 से 8.5। इसका सही आंसर होगा 7.3 से 7.5। ये अम्लीय है या क्षारीय? तो देखिए 1 से लेकर 7 तक जो है अम्लीय होता है और 7 के बाद जो है क्षारीय होता है। तो 7.3 है तो ये क्षारीय है। ठीक है। अब भाई, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? ए में स्क्रोटम, बी में पेनी, सी में प्रोस्टेट, डी में ब्रिसन टेस्टिकल। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि डी। अच्छा, सी। तो ठीक है, तो इसको सी बना लीजिए, इसको डी बना लीजिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि ब्रिसन। परिपक्व शुक्राणुओं के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? ए में देखिए क्या है, एक्रोसोम, बी में मेसोसोम, सी में एपिसोम, स्फेरोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ए में है एक्रोसोम, यानी कि ये सही आंसर होगा। देखिए 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? तो 1 से 4 बनता है, यानी कि 1 से 4, फिर दूसरा से 4, फिर तीसरा से 4, फिर चौथा से 4। तो चारों को जोड़िए, 4 4 4 4 तो हो गया 4 तो गया 16, यानी टोटल 16 शुक्राणु का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है 16। देखिए एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है? तो प्राइमरी से 4 होता है, जैसे यहाँ पर देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से सीधा उसका आधा हो जाएगा।
एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है? तो 2। ठीक है, 2 होगा, 1 बोल रहा है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। एक्रोसोम विहीन शुक्राणुओं के लिए क्या नहीं हो सकता है? यह भोजन नहीं ले सकता, बी में प्रचलन नहीं कर सकता, सी में सेमिनल वेसिकल्स में छेद नहीं कर सकता, डी में अंडाणु में छेद नहीं कर सकता। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अंडाणु में छेद नहीं कर सकता। ठीक है, हार्मोन जिसका मासिक चक्र में कोई योगदान न हो, यानी कि जिसका मासिक चक्र में कोई योगदान ना हो, तो LH, FSH, एस्ट्रोडाइल, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका जो है मासिक चक्र में कोई योगदान नहीं रहता। देखिए यहाँ पे व्याख्या भी है। व्याख्या है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को नियंत्रित करता है, थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करता है और थायरॉक्सिन T3 T4 हार्मोन के स्राव को बढ़ावा देता है, लेकिन इसका मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता है। अन्य विकल्प LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको कहते हैं, ओवुलेशन को ट्रिगर करता है, कॉपर्स ल्यूटियम के गठन और प्रोजेस्टेरोन स्राव में मदद करता है। बी में है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्राफियन कुप के विकास में मदद करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। एस्ट्रेडियोल एक प्रकार का एस्ट्रोजन है, एंडोमेट्रियम गर्भाशय की परत को मोटा करने में मदद करता है, मासिक धर्म चक्र को नियमित करता है। ठीक है, अब देखिए 39 नंबर में, गर्भस्थ शिशु पोषण और शोषण किसके द्वारा लेता है? गर्भस्थ शिशु पोषण और शोषण किसके द्वारा लेता है? ए में है एलेंटॉयस, बी में है प्लेसेंटा, सी में है योल्क सेक, डी में है कोरियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा द्वारा, बी ऑप्शन सही होगा, अपरा या प्लेसेंटा। देखिए यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे है ना प्लेसेंटा प्रीव्यू है। देखिए यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, गर्भस्थ शिशु पोषण द्वारा शोषण किससे लेता है? तो प्लेसेंटा, तो यहाँ पे प्लेसेंटा है। देखिए यहाँ पे है, ये जो भाग है इसी को प्लेसेंटा कहते हैं। अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं। अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं। देखिए इसमें है 1 Y गुणसूत्र, 2 X गुणसूत्र, 1 X गुणसूत्र, डी में XY गुणसूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 X गुणसूत्र। अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं 1 X गुणसूत्र से, यानी कि पिता में जो है XY और माता में जो है XX होते हैं। यानी कि अगर X और X मिल गया तो पुत्री होगी, X और Y मिल गया तो पुत्र होगी। ठीक है, पुत्र होगा। देखिए मानव में लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स और XY प्रणाली के अनुसार होता है। महिलाओं के अंडाणु ओवम में हमेशा एक X गुणसूत्र होते हैं, यानी कि X क्रोमोसोम होता है। पुरुष के शुक्राणु में या तो X या Y गुणसूत्र होता है। यदि निषेचन के समय शुक्राणु X गुणसूत्र लेकर आता है तो बच्चा लड़की होगा, और यदि शुक्राणु Y गुणसूत्र लेकर आता है तो लड़का पैदा होगा। अन्य विकल्प 1 Y गुणसूत्र, महिलाओं के अंडाणु में Y गुणसूत्र नहीं होता है, केवल पुरुष में होता है। पुरुष के शुक्राणु में 2 X गुणसूत्र, अंडाणु में केवल 1 X गुणसूत्र होता है, न कि 2 XY गुणसूत्र। XY संयोग निषेचन के बाद जायगोट में बनता है, अंडाणु में नहीं। निष्कर्ष, अंडाशय से निकलने वाले मानव अंडाणु में हमेशा एक X गुणसूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है 41 नंबर में, गर्भाधान अवधि है। ए में है बर्थ एवं पॉवर्टी के बीच, भ्रूण निर्माण एवं गर्भाशय के बीच, निषेचन एवं शिशु जन्म के बीच, निषेचन एवं इम्प्लांटेशन के बीच। इसका सही गर्भाधान अवधि यानी किसको कहते हैं? निषेचन एवं शिशु जन्म के बीच की अवधि को गर्भाधान अवधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग कौन सा है? अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग कौन सा है? ए में है इस्थमस, बी में इन्फंडिबुलम, सी में ग्रीवा, डी में इम्पुला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी अंडाशय के नज़दीक में फैलोपियन ट्यूब कौन है? देखिए यहाँ पे है ना इन्फंडिबुलम, इसी को कहते हैं अंडाशय के ओवरी के
इसमें फिमरी है, इस्थमस है, एम्पुला। ठीक है। अंडे का जीवन काल कितना होता है? जैसे अंडा जो है, अंडा का जीवन काल कितना होता है? 48 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, 8 घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 घंटा, सी आंसर हो जाएगा 24 घंटा। मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट के समजात होती है? प्रोस्टेट के समजात होती है। पेरेनियल ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथि, परायुथ्रल ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि। परायुथ्रल ग्रंथि होगा, यानी कि सी आंसर सही होगा। उसके बाद देखिए क्या है, सर्विक्स। ग्रीवा किसमें पाया जाता है? ग्रीवा जो है, जिसको सर्विक्स कहते हैं, किसमें पाया जाता है? ब्रिक में, फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में, एपिडिडाइमिस में। ये जो है गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में पाया जाता है सर्विक्स। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे सर्विक्स है, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। किसमें एस्ट्रोजन का स्राव होता है? कॉपर्स ल्यूटियम में, मेम्ब्रेन ग्रेन्यूल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स में, सी में ओवरी के जर्मिनल एपिथेलियम में, पिट्यूटरी ग्लैंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मेम्ब्रेन ग्रेन्यूल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स में। 47 में देखिए, मनुष्य में गर्भाधान की अवधि दिनों में कितना होता है? यानी कि मनुष्य के गर्भाधान की अवधि कितना दिन का होता है? 200 दिन, 250 दिन, 260 दिन, 270 दिन। यानी कि ऐसे 9 से लेके 9.5 यानी कि 9.5 मंथ तक होता है। इससे 9.5 270 दिन लगभग होता है। 270 डे, डी ऑप्शन सही, डी सही होगा। अब देखिए 48 में, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? ए में एक्टोडर्म, बी में मीजोडर्म, सी में एंडोडर्म, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मीजोडर्म, यानी कि बी आंसर सही। देखिए इसका, गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 भ्रूणीय परतों का निर्माण होता है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म त्वचा तंत्रिका तंत्र, बाल आदि विकसित होते हैं। मीजोडर्म में रक्त, ब्लड, हृदय, रक्त परिवहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, पेशी तंत्रिका, यानी कि पेशी तंत्रिका सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विकास इसी परत से होता है। इससे मेजोडर्म से। एंडोडर्म से पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और यकृत आदि का विकास होता है। यकृत आदि का विकास होता है। जैसे निष्कर्ष आ गया, रक्त, ब्लड और संचार तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम का विकास मेजोडर्म से होता है। ठीक है। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। ए में अधिवृषण में, मादा जनन मार्ग में, शुक्रवाहिनी में, वृषण जालिका में। इसका सही आंसर बी होगा, यानी कि बी, जनन मादा जनन मार्ग में होता है। निषेचन आंतरिक होता है किसमें? 2022 में पूछा है 12th में। निषेचन आंतरिक होता है तारा मछली में, शार्क में, हड्डीदार मछलियों में, उभयचर में, यानी कि शार्क में होता है। ठीक है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है जो ए में है, हृदय में विकार जानने की, दिमाग में कमी ज्ञात करने की, भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात करने की, उपरोक्त डी में से उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात करने की। 52 में, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है, प्रयोग की जाती है कैसे? रोजाना, साप्ताहिक, तिमाही, मासिक। इस साप्ताहिक, यानी कि गोली जो है साप्ताहिक, बी होगा आंसर, सहेली। देखिए यहाँ पे RU 486 दवा प्रयोग की जाती है गर्भ निरोधन में, एमनियोसेंटेसिस में, गर्भपात कारक के रूप में, म्यूटाजन के रूप में। गर्भपात कारक के रूप में RU 486 यूज की जाती है टैबलेट। इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? गोनोरिया, यूरेथाइटिस, एड्स, इनमें से सभी, ये सभी हो जाएगा। गोनोरिया है, यूरेथेरिया है, एड्स है, सब जो है यौन संचारित रोग है।
तो ऑप्शन डी होगा सही। सहेली क्या है, मतलब सहेली जो है क्या चीज़ है? ए में है गर्भधारण की मुख्य गोली, बी में नॉन स्टेरॉइड गोली, सी में मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली, और डी में बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा आंसर सही। नॉन स्टेरॉइड गोली है, मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली है सहेली। बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? भ्रूण के अंदालयन, भ्रूण के अंदालयन, हाँ मतलब ऐसे है। स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की ध्वनि को सुनकर अंगों का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मानव भ्रूण का पहला संकेत जो है स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की ध्वनि को सुनकर के पता लगाया जाता है। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था, जो कि ए में 1851, बी में 1872, सी में 1921, 1951। प्रथम जनगणना जो है 1872 ईस्वी में हुआ था। ये जो है यूट्यूब चैनल का नाम है, देख लीजिएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया ए में 1920, 1930, 1950, 1951। तो ये जो है 1951 में हुआ था, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है सुजाक, एड्स, ट्राइकोमोनासिस, सिफिलिस। इसका आंसर एड्स हो जाएगा, बी। ठीक है। 59 नंबर भाई, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रक की प्राकृतिक विधि नहीं है? प्राकृतिक विधि नहीं है, जन्म नियंत्रक प्राकृतिक विधि नहीं है। बाह्य स्खलन, वासेक्टोमी, आवधिक संयम, स्तनपान, अनार्थक। इसका सही आंसर होगा आवधिक संयम, ये नहीं है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है जन्म नियंत्रक प्राकृतिक विधि में। अब आइए देखिए सहेली टैबलेट फिर आ गई। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई थी? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गोली गर्भ निरोधक गोली तैयार किया गया था? ए में मालाडी, बी में संयुक्त गोली, सी में सहेली, डी में निरोध। इसका सही आंसर होगा सी, सहेली। यही गोली जो है हुआ था। कॉपर टी रोकता है, 61 नंबर में कॉपर टी रोकता है अंडोत्सर्ग को, अंड निषेचन को, भ्रूण रोपण को, बी और सी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूण रोपण को, इसको जो है कॉपर टी रोकता है भ्रूण रोपण को, तो ऑप्शन सी। मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? अंडोत्सर्ग, निषेचन, योनि में शुक्राणु का प्रवेश, रोपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निषेचन, यानी कि बी सही आंसर होगा। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? ए में गर्भपात, बी में मुख्य गोली, सी में बीज सेचन, डी में बंध्याकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंध्याकरण द्वारा उपयुक्त विधि है, सॉरी, यानी कि आंसर डी होगा बंध्याकरण। 64 में संतानोत्पत्ति नियंत्रण के लिए क्या उपाय है? हार्मोनल विधि, बी में प्राकृतिक विधि, सी में यांत्रिक विधि, डी में इनमें से सभी विधियाँ। इस सभी विधि हो जाएगा, यानी कि संतानोत्पत्ति नियंत्रण के लिए हार्मोनल विधि भी है, प्राकृतिक विधि भी है, यांत्रिक विधि भी है, यानी कि सब विधि है। आंसर डी हो जाएगा। मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों को हटाया जाना कहलाता है। ए में है बंध्याकरण, सी में लेप्रोस्कोपी, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। इसका सही आंसर हो जाएगा बंध्याकरण, ये आंसर सही होगा। 66 में किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? नेटेलिटी, माइग्रेटरी, मोर्टेलिटी, इंटेग्रिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा मोर्टेलिटी, सी आंसर सही होगा। परखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें ए में है अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर इसे रोपित करते हैं, अंडाणु लेकर फिर से इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास परखनली में होता है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए बी, अंडाणु लेकर फिर उसे
इसे निषेचन कराकर रोपित करते हैं। ठीक है, यानी कि आंसर बी हो जाएगा, बी होगा। परखनली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर रोपित किया जाता है? 32 कोशिकीय अवस्था में, 64 कोशिकीय अवस्था में, 100 कोशिकीय अवस्था में, 164 कोशिकीय अवस्था में। इसका सही आंसर होगा ए, 32 कोशिकीय अवस्था में। ठीक है, इसका डिफिनेशन देखिए क्या है। परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में भ्रूण को 32 कोशिकीय अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है। परखनली शिशु तकनीक IVF, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु को प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है, फिर निषेचित अंडाणु को स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। भ्रूण का विकास, निषेचित अंडाणु युग्मनज कोशिका विभाजन के माध्यम से विकसित होता है और कुछ दिनों में यह 32 कोशिकीय अवस्था तक पहुंच जाती है। रोपण, इस अवस्था में भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है जहां यह विकसित होकर शिशु में बदल जाता है। और अन्य विकल्प में 64 कोशिकीय, 100 कोशिकीय, 164 कोशिकीय अवस्थाएं भ्रूण में के विकास के बाद की अवस्था है, इसलिए वे रोपण के लिए सही नहीं है। यानी कि ये सब जो है बाद की अवस्था है और 32 जो है ये तीनों देखिए, ये तीनों जो है बाद का अवस्था है। ये होगा सही आंसर, यानी कि ए आंसर सही होगा। अब देखिए 69 नंबर। ब्रीसन टेस्टिस अंडाकार ओव्यूल शेप्ड होते हैं, उनकी लंबाई लेंथ लगभग डैश और चौड़ाई डैश होती है। यानी कि टेस्टिस जो है ओव्यूल अंडाकार शेप्ड का होता है। टेस्टिस की लेंथ, लंबाई और चौड़ाई कितना होता है? देखिए यहाँ पे टेस्टिस का एक फिगर है। ऑप्शन पहले देखिए, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा और 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा नहीं होगा। 4 से 5 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा। 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा, 3 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा। नॉट, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होगा आंसर सही इसका, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। तो इसका यानी कि सही आंसर देखिए यहाँ पे कहता है कि 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा जो है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ब्रीसन टेस्टिस अंडाकार शेप्ड होते हैं, उनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। प्रत्येक ब्रीसन पुरुषों की अंडकोश थैली स्क्रोटम में स्थित होता है और यह पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है जो शुक्राणु उत्पादन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव के लिए जिम्मेदार होता है। 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा। आई होता कहाँ है? तो स्क्रोटम में स्थित होता है। अब देखिए यहाँ पे है, प्रत्येक ब्रीसन टेस्टिस का औसत वजन 1.5 ग्राम होता है। ए में 15 ग्राम, बी में 50 ग्राम, सी में 10 से 15 ग्राम, डी में 40 से 50 ग्राम। इसका आंसर होगा 10 से 15 ग्राम। ठीक है, यानी कि सी आंसर सही होगा। अंडकोश स्क्रोटम का टेम्परेचर एब्डोमिनल कैविटी के टेम्परेचर से कितना कम होता है? यानी कि अंडकोश स्क्रोटम का टेम्परेचर। तो इसका ए में 10 सेंटीमीटर, बी में 2 से 2.5 सेंटीमीटर, सी में 5 से 7 सेंटीमीटर, डी में नॉर्मल, यानी कि सेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 से 2.5 सेंटीमीटर कम होता है, यानी कि अंडकोश से जो है बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2 से 2.5 सेंटीमीटर कम हो, 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यह तापमान शुक्राणु उत्पादन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक होता है क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम तापमान लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस अनुकूल होता है। यही कारण है कि ब्रीसन शरीर के बाहर अंडकोश में स्थित होता है। ठीक है, अंडाशय ओवरी का आकार बादाम शेप्ड एलमोंड के शेप के होता है। महिला अंडाशय की लंबाई लगभग और चौड़ाई लगभग होती है कितना? यानी कि लंबाई और चौड़ाई अंडाशय की कितना होती है, जो कि एलमोंड से बादाम के आकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे तो है ये है, तो इसका जो है लेंथ होगा ए में 7 से 8 सेंटीमीटर,
3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 1 से 1.5 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा, 1.5 से 3 सेंटीमीटर और 3.5 से 5 सेंटीमीटर। डाटा इनसफिशिएंट। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि बी, 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 से 1.5 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे देखिए फिगर भी है दिया हुआ, यही है ओवरी, ये और ये दोनों ओवरी हो गया, यूटेरस ये हो गया, फैलोपियन ट्यूब ये हो गया, सर्विक्स पार्ट ये हो गया। 73 में देखिए क्या है, स्तन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड स्तनधारी मैमल्स प्राणियों में पाई जाने वाली विशेष ग्रंथियां हैं जो डैश उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। ए में है दूध, बी में है दही, सी में शहद, डी में है इनमें से कुछ नहीं, मतलब कोई नहीं। तो जब मेमरी ग्लैंड आया है मैमल्स में, ये तो दूध उत्पादन के लिए होगा, दूध होगा। अब देखिए यहीं पे जैसे दिया है, मेमरी लोब्स इसी को कहते हैं, देख लीजिए, मेमरी एल्वियोलस, मेमरी डक्ट, एम्पुला, निप्पल इस पार्ट को कहते हैं, एरोला, रिब्स इस भाग को रिब्स कहते हैं, ठीक है। और सबसे तो है ही है। देखिए यहाँ पे आप इसका डिफिनेशन भी देख लीजिए। महिलाओं में स्तन ग्रंथि की संरचना है, एक में लोब और लोब्यूल्स, प्रत्येक स्तन में 15 से 20 लोब होते हैं जो छोटे छोटे लोब्यूल्स में विभाजित होते हैं। 2 में दुग्ध श्रावण नलिकाएं, लोब्यूल्स में मौजूद एल्वियोली नामक कोशिकाएं दूध का निर्माण करती है। दूध वाहिनी नलिकाएं के माध्यम से निप्पल तक पहुंचती है। हार्मोन का नियंत्रण, प्रोलैक्टिन दूध उत्पादन को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन दूध निष्कासन करता है, मिल्क इंजेक्शन में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन जो है, यही जो है ऑक्सीटोसिन गाय भैंस को दिया जाता है उसे दूध निकालने के लिए ज़बरदस्ती। अब देखिए सी में मुख्य कार्य इसका जो है, गर्भाशय और प्रसव के बाद शिशु को दूध उत्पादन करना, माँ और शिशु के बीच पोषण और प्रतिरक्षी संबंधी लाभ देना। पुरुषों में स्तन ग्रंथि, पुरुषों में भी मेमरी ग्लैंड मौजूद होते हैं लेकिन यह विकसित नहीं होती है और कार्यशील नहीं होती है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, एक लड़की के जीवन में पहली बार मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने की घटना को क्या कहते हैं? यह यौवन प्रवृत्ति का एक प्रमुख संकेत होता है और महिला की प्रजनन क्षमता की शुरुआत होता है। प्रवृत्ति मतलब 13-14 साल में स्टार्ट होता है, 13 साल से स्टार्ट होता है, ठीक है। ए में है मेनार्च, बी में मेनोपॉज, सी में मेनार्च एंड मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल डी में। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर जो है मेनार्च होगा, यानी कि स्टार्टिंग पीरियड को मेनार्च कहते हैं और लास्ट 45-50 साल में जो क्लोज हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको यानी कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है शुरू होने की पीरियड को मेनार्च कहते हैं और क्लोज होने की पीरियड को मेनोपॉज कहते हैं कि क्लोज होता है, यानी कि 45 से 50 साल के एज में क्लोज होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नेचुरली बंद हो जाता है। देखिए यहाँ पे है ही लगा हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मासिक चक्र, पीरियड्स, मासिक धर्म, महामारी जिसको कहते हैं, 1 से 4 से 5 दिन वाली को महामारी कहते हैं। ओवुलेशन, गर्भाशय की अधिक संभावनाएं इसी पीरियड में होता है। गर्भाशय की लाइनिंग का मोटा होना इसी 17 से 28 दिन को कहते हैं। नॉर्मली 28 दिन का ओवुलेशन साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को लिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कहता है मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 4 फेज में घटित होती है। मेंस्ट्रुएशन फेज 1 से 5 दिन, फॉलिकुलर फेज 6 से 11-12 दिन लेता है, 11-12, और ओवुलेशन फेज यानी कि 12 से लेकर 16 तक, 16 से लेकर के यानी कि 16-17 से लेकर 28वां दिन तक को ल्यूटियल फेज कहते हैं। इसी को 14वां दिन को ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन डे, और ये 12 से लेकर के 16 के बीच के डेट को फर्टाइल विंडो कहते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोग बताइए, पैरोट तोता का जीवन काल कितना वर्ष का होता है? ए में है 40 वर्ष, बी में है 100 वर्ष, सी में 140 वर्ष, डी में 150 वर्ष।
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, कौन सही है कौन गलत है, यानी कि जो सही है वो आंसर आप लोग दे दीजिए। ठीक है, देख लीजिए कितना खूबसूरत तोता है। और सब्सक्राइब नो, अगर आप लोग नया चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। बायोलॉजी क्लास 12 का है। ठीक है, थैंक यू।